नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। तीसरे चरण का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यूपी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। तीसरे चरण में यादव लैंड में कौन कितने पानी में है, ये जनता तय करेगी। लेकिन अखिलेश को उन्हें उनके घर में घेरने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल भी कमल खिलाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं, मगर उनके ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद सियासत और गर्मा गई है। बीजेपी जहां सपा की बौखलाहट बता रही है, तो सपा बीजेपी की साजिश। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर होगी मुद्दे की बात। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। यूपी के दंगल में मंगल को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हुए जानलेवा हमले पर सियासत चरम पर है। बघेल मैनपुरी के करहल से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो जब प्रचार करके लौट रहे थे तो अतिकुल्लाहपुर गांव के पास पत्थरों और लाठियों से उनके काफिले पर हमला कर दिया गया था। बघेल ने थाना करहल में 2 नामजद सहित 20-25 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जानलेवा हमले, पथराव, फायरिंग का मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कबरई और अतिकुल्लाहपुर के बीच शाम 7:45 बजे खेतों में छिपे हुए सपा कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। हमलावर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। होते हुए करहल आ रहा था बाया अतिकुल्लापुर लाओ, तो कबरई और अतिकुल्लापुर के बीच में लगभग 7:40 या 45 हुए होंगे। अंधेरे में खेतों में से लोग निकल के आए, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और उसमें से एक आदमी ने ये कहा कि मैं उमाकांत यादव नगला बदाऊं, हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ते हो जिन्होंने तुम्हें सांसद बनाया। और उसने और फिर 20-30 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, मुझे चोट आई है। और उसमें से एक ने, उसी ने ये कहा कि बीटू जान से मार दे, आज मंत्री बच के ना जा पाए, मंत्री बच के। इसका चुनाव आज ही कराई दे रहा हूँ। बघेल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा ये उनकी हार की निशानी है। ये उनकी हार की निशानी है, जो गर्व के साथ कह गए थे मेरे टिकट से पहले कि मैं चुनाव बाद आऊँगा। ये सब आपने उस दिन ब्रेकिंग न्यूज बनाया था, तो वो 6वें दिन आ गए। फिर कहा था कार्यकर्ता लड़ेंगे, तो घर के सारे लोग लड़ रहे हैं। दोबारा 17 तारीख को आ रहे हैं। और ये पहला अटैक नहीं है। मैं एक दिन नगला कुरियन जा रहा था, तो गढ़िया चौराहे पर अटैक किया। इसको पीएसी ने और इंस्पेक्टर करहल ने अपनी आंखों से इस मंजर को देखा था। हमले के दौरान बीजेपी नेता बाल-बाल बच गए। हालांकि बघेल के काफिले में एक वाहन की खिड़की पत्थरों से टकराकर चकनाचूर हो गई। बघेल पर हुए हमले के बाद बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से शिकायत की और हमले की कड़ी निंदा की। चारों सीटों पर ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। इससे बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया। और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया। अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, चुनाव आयोग इसलिए भी आना पड़ा क्योंकि पहला चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बौखलाहट और घबराहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। पहले और दूसरे चरण में कमल का बटन दबाकर जिस तरह से जनता ने समर्थन किया है, वो अपने आप में अखिलेश जी का पसीना छूट रहा है। एक तरफ अखिलेश जी का पसीना निकल रहा है, दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता और उनके गुंडे चुनावों में हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले और सपा की गुंडागर्दी का सवाल जब सपा नेताओं से किया गया तो जवाब ये मिला। भारतीय जनता पार्टी ने
अपने लंपटों के से मिलकर उनको निर्देश देकर एसपी सिंह बघेल के साथ जो धक्का मुक्की कराई, वो सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति बटोरने का एकमात्र काम था। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ नहीं पा रही है और अखिलेश यादव जी का मुकाबला करने की हैसियत एसपी सिंह बघेल में या भारतीय जनता पार्टी में नहीं। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले के बाद सियासत गर्म और बयानबाजी चरम पर है। ऐसे में मुद्दे की बात ये कि क्या तीसरे चरण में सपा सरकार की झलक दिखेगी, और सवाल ये भी क्या तीसरे चरण में ही तय हो जाएगी यूपी की किस्मत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो तीसरे चरण में होगा रण, और इस रण में कौन करेगा फतेह, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें, 2017 की अगर बात की जाए तो ज्यादातर सीटों पर कमल खिला था। 59 में से करीब 49 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी जीती थी, सपा 8 सीटों पर और अन्य पर 2 जो कैंडिडेट हैं वो जीते थे। सबसे बड़ा सवाल ये कि 16 में से 10 जिलों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। अब ये किसकी बौखलाहट है, सपा की बौखलाहट है या बीजेपी की साजिश है? नेता जुड़ेंगे, उनसे सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु जी, सियासत अगर बात की जाए, जैसे जैसे तीसरे चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, आप देख रहे हैं साम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं जी। अब आप लोग अपने आप को कहां खड़ा देखते हैं? 2 नेताओं के बीच ये जो चुनावी जंग हो रही है तीसरे चरण में, आप कहां पर खड़े हैं? इन सब का फायदा क्या आपको मिलेगा जो गुंडागर्दी दिखाई जा रही है? देखिए, ये सब जनता ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश चुनाव को युद्ध का मैदान बनाया गया। इनकी बयानबाजी देख लीजिए, अमित शाह जी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जिस तरह से लगातार बयानबाजी चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो पहले युद्ध का मैदान इसको बना चुके हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, उनका तो नारा रहा है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का तो नारा रहा है, हल्ला बोल, तो हल्ला बोलेंगे ही। तो हिंसा के सहारे चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र में अब चुनाव होने जा रहा है वहां यादवों की भी बेल्ट है। समाजवादी पार्टी वहां मजबूत रही थी पहले, तो वहां उनके लिए भी चुनौती है। तो वो सोच रहे हो कभी हिंसा के सहारे वो लोग चुनाव करा लें, या भारतीय जनता पार्टी सोच रही हो कि अपने ऊपर कोई फर्जी अटैक करा के चुनाव करा ले। तो ये बातें तो ये जांच के बाद ही पता लग सकती है, या ये एक दूसरे ये तय करके बता सकते हैं कि ये क्या मामला है। हम तो देखिए हिंसा से दूर, हिंदू मुसलमान से दूर, जाति से दूर, धर्म से दूर, हम तो जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, चाहे विकास की बात हो। ठीक है। जिस तरह से बुंदेलखंड में चुनाव होने जा रहा है, पानी बहुत बड़ी समस्या है, प्राकृतिक संपदा बहुत बड़ी ठीक है। तो मुद्दों पर नहीं, चुनाव जाटलैंड में हिंसा के साथ शुरू होगा क्या, यही हमारा सवाल था। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, जनार्दन मिश्रा साहब, स्वागत है सर आपका। नमस्कार अंजनी जी। देखिए, तीसरे चरण का रण और हिंसा शुरू हो गई है जी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और देखिए, राजनीति में जो आइडियोलॉजी की बात होती है, आदर्शवादिता की बात होती है, वो खोती नजर आ रही है। और इस तरह के हिंसक एक दूसरे पर प्रहार करने से कहीं ना कहीं जो नुकसान पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, लोग भी उससे इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। वहाँ के लोग भी इससे बड़े निराश हैं इससे कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी का लीडर हो, भले ही वो विपक्षी पार्टी का हो, जो अगर वो जाता है किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर उस पार्टी को सपोर्ट नहीं मिलता, तो उसके बाद भी लोगों को वहाँ पर उसको समझना चाहिए और वहाँ उस चीज़ को इतना सम्मान ज़रूर बनाए रखना चाहिए कि राजनीतिक गरिमा को बनाए रखें। बिल्कुल। अब क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नेताजी ही लेकर आए थे बघेल साहब को, ककहरा तो उन्होंने ही सिखाया था, अब करहल से उनके बेटे के सामने खड़े हो रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या?
नहीं, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखता हूं। ये या तो अति उत्साही कुछ कार्यकर्ताओं का वो है। देखिए, कोई भी वरिष्ठ नेता इस तरह की चीजों को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी चीज को ऐसे प्रेशर नहीं देगा। और उनको जो वहाँ के नेता लोग हैं, बड़े नेता लोग हैं, उनको सामने आकर इस चीज़ के बारे में बोलना भी चाहिए। और ये निराशाजनक है, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा ही नहीं, दूसरी पार्टियों ने भी इस चीज़ को बुरा कहा है। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, उन्होंने भी इस चीज़ से कहा कि हम हिंसा से और ऐसी हिंसक चीज़ों को नहीं सपोर्ट करते हैं। ये एक स्टैंड होना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। जो गलत पैरामीटर्स बन रहे हैं, जो गलत मापदंड विकसित किए जा रहे हैं, उन सभी बातों पर सभी को एक साथ आकर विरोध करना चाहिए। बिल्कुल। और अब तो डेलीगेशन पहुंचे और मांग भी की गई है कि जो चुनाव होने हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और वहां पर पुलिस भी तैनात हो और कार्रवाई की जाए हिंसा करने वालों के ऊपर। आरएलडी की तरफ से अब प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अंकुर सक्सेना साथी हैं। जो पुराने साथी थे वो तो जुड़ चुके हैं, जो इस बार के नए साथी हैं वो जुड़ गए। अंकुर सक्सेना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये जो बघेल साहब के ऊपर हमला हुआ है, आपको लग नहीं रहा गलत हो रहा है? तीसरे चरण में विकास के मुद्दे होने चाहिए, जो वादे किए हैं वो उसको लेकर होना चाहिए, लेकिन ये अब हिंसा क्यों बार बार? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन जो चुनाव है, लोकतंत्र का जो हम लोगों का पर्व होता है, उस पर्व में किसी भी तरीके की हिंसा का घोर विरोध करते हैं। हम लोग हिंसा के पूर्णतया खिलाफ हैं और हम लोग लोकतंत्र में लगातार शांतिपूर्ण मतदान को और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए कार्यकर्ताओं को और आम नागरिकों को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट कर दी, माननीय बघेल साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है, तो आप देखिए बघेल साहब के ऊपर अटैक नहीं हुआ है। अगर आप अटैक की बात कर रहे हैं तो हमारे गठबंधन के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब क्या भी अटैक हुआ है, उनने भी अंकुर सक्सेना जी, मैं आऊंगी। अभी आपका थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं लौटूंगी। अभिमन्यु त्यागी जी, हाँ जी, जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं सर। अंकुर सक्सेना जी, आऊंगी मैं आपके पास। अभिमन्यु त्यागी जी, आपके पास आना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, या फिर आप हिंसा की बात, क्या एक छवि बन गई है सपा की कि सपा के गुंडे या सपाई गुंडे, ये छवि बन चुकी, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है क्या अखिलेश को? वहां पर हमला हो रहा है, जो भी कर रहे हो अब उसके पीछे कौन है ये तो पुलिस पता लगाएगी, लेकिन क्या इस तरीके की छवि बन चुकी है? देखिए, तो 5 साल से जनता देख रही है किस तरह से भाजपा के गुंडे अन्याय कर रहे हैं आम जनता के साथ में। देखिए, जहां जिस चरण में चुनाव होने जा रहा है वहां उन्नाव की रेप पीड़िता भी है। सर, मेरा सपा को लेकर सवाल, आप बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं, पुराने साथी रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन आप कम से कम आज अकेले खड़े हैं तो अपने दम पर ठीक से अगर किसी का पक्ष रखना चाहते हैं तो वो ठीक से रखिए। आप हम सवाल कुछ कर रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि भाजपा ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां तक गुंडों की बात है, इनके बाद पूरा 5 साल था, ये उन गुंडों को समाप्त कर देते। अगर आज भी गुंडागर्दी है, केंद्रीय मंत्री के साथ गुंडागर्दी हो रही है अगर, तो ये तो शर्म की बात योगी जी के लिए है। अगर वो गुंडागर्दी हो रही है तो आप इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। सपा ने तो खुद ही हल्ला बोल का नारा दिया हुआ था मुलायम सिंह यादव जी के दौर में, तो ये तो हल्ला बोल करते ही थे पहले से। गुंडागर्दी चरम पर थी। ठीक है, जब आप हर मंच पर कहते हैं कि वो गुंडे हैं, हम ठीक कर देंगे, हमने ठीक किया है, तो फिर ये कहां पर चुप गए? हमारे साथ मेहमान जुड़ रही हैं, शिमला बनाना, ठीक है, ये सब इस चुनाव में ये बीजेपी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सर, उनको भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। बताइए। अभी कांग्रेस की तरफ से बघेल साहब पर जो हमला हुआ, जो उनके काफिले पर हमला हुआ, उस पर वो बाल बाल बच गए। इस पर जब कांग्रेस से सवाल किया तो उन्होंने कहा ये तो बीजेपी का भी मामला है, क्योंकि कानून व्यवस्था है। अगर केंद्रीय मंत्री वहां पर जा रहे हैं, उन पर हमला हो रहा है, तो ये कानून व्यवस्था भी फेल है। देखिए, सबसे कानून व्यवस्था की बात नहीं है। कानून व्यवस्था तो अपने इतनी चुस्त दुरुस्त है कि आज कम से कम गुंडे और मवाली सब बाहर है। ये आपको मैं बता रही हूँ, भाजपा का गुंडे मवाली सब बाहर है। नहीं, मैं यूपी के बाहर है, यूपी के बाहर है। पहले सुन लीजिए, यूपी के पूरे बाहर है। और सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अब अपने आप में गुंडा है, ये समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए तो शुरू से कहा ही गया कि गुंडों की पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी का है, वो तो है ही गुंडों की पार्टी। अब ये बताइए, अब वो उनको इतनी इस समय हताशा हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है कि वो बौखला गए, क्योंकि इस समय अखिलेश की अपनी सीट बचानी मुश्किल हो रही है।
पावर लोगों को कि इस समय वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, इस वजह से वो इतने परेशान हो रहे हैं, बुखलाए हुए हैं। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो हाथापाई पे उतर आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये वो उनकी बुखलाहट है, जो इस बुखलाहट में वो पागल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक आपको बता दूं, यही थे हल्ला बोल करते थे, यही कहते थे खुला प्लाट, खुली दुकान हमारी और बंद दुकान आपकी, यही कहते थे खाली प्लाट हमारा। ये वो लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे करते हैं। आज हमारी योगी सरकार ने ज्यादातर अपराधी जेल में है या उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर है, और जो अब इनके एक एक कार्यकर्ता जब अपने आप में बवाल मोल लेते हैं तो क्या करें, क्योंकि इनकी पार्टी पूरी गुंडों की पार्टी, पूरी पार्टी को तो आदमी बंद नहीं कर सकता ना। तो गुंडाई ऐसे लोकतंत्र की हत्या। ठीक है, सपा की तरफ से जुड़ेंगे तब उनसे सवाल करेंगे, लेकिन सपा का पक्ष तो आरएलडी जरूर रखेगी। सक्सेना साहब रखेंगे कि नहीं रखेंगे ठीक से? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अंकुर जी बोलिए। जी ऐसा है, अनीता दीदी जो बात बोल रही थी, तो जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही नजर आता है। आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और आपको अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। आप किस भाषा का प्रयोग कर रही है इतने बड़े चैनल पर बैठकर? आपको अपनी भाषा पर ही नहीं कंट्रोल है। क्या हमने गलत भाषा बोल दी? क्या गलत हमने? आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग क्या है? आप ये बता दीजिए क्या है? आपको मालूम है मीडिया वालों से अखिलेश जी खुद कैसे बात करते हैं? आपको पता है उनके कई वीडियो वायरल हुए हैं, वो मीडिया वालों से, पत्रकारों से उल्टा सीधा बात करते हैं। तो आम इंसान की बात क्या है? और उनके आप सॉरी, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले बात सुनिए। आप गलत बोल, आज आप उनके साथ आप उनके साथ, लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ कुछ समय बाद आप भी कहेंगे कि भैया वो गुंडों की पार्टी। अनीता जी बात तो सुन लीजिए पहले उनकी। देखिए ये डिबेट का तरीका है, देखिए ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है। अगर अनीता जी भाजपा की स्पोक्स पर्सन होकर आपकी बात को काट रही है, पूरी बात बोलने नहीं दे रही, तो ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट का। अरे आप बोलिए, लेकिन ये तो कह रहे हैं अपने शब्द, हमने कौन से ऐसे शब्द बोल दिया? पहले बात कंप्लीट हो जाने दीजिए अनीता जी, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। समाजवादी पार्टी की 2012 से लेकर 2017 तक सरकार रही है, और आप ऐसी सरकार को जिस जनता ने आपको चुना है, उसी जनता ने हमारे जनप्रतिनिधियों को चुना, और आप उनको गलत क्या कह रहे हैं? अखिलेश खुद कैसे बोलते हैं? अब मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट आप बात सुन लीजिए, अगर आपने बात सुनने का मादा है तो सुनिए। उत्तर प्रदेश में अभी आपने डिबेट के प्रारंभ में कहा कि उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश के बाहर जा चुके। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि आप ही के विधायक प्रत्याशी माननीय बघेल साहब चिल्ला के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर हमला हुआ। आप ही का केंद्रीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर आक्षेप लगाकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अब आप एसपी सिंह बघेल साहब की अगर बात कर रहे हैं तो उनके बयान को आप कंट्राडिक्शन देखिए। एक तरफ वो कहते हैं कि पहले कि हमारे ऊपर 24-25 लोगों ने हमला किया, उसके बाद तुरंत बात को बदलते हुए कहते हैं कुछ लोग और भी पीछे हो सकते हैं। उसके अलावा वो ये बात कहते हैं कि हम एक गाड़ी पे हमारे फायरिंग हुई है, एक फायर किया गया, उसके अलावा 10-12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त है, लेकिन हम एफआईआर में उसका उल्लेख नहीं करेंगे। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली क्या है। हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब, गठबंधन के हमारे नेता के ऊपर हमला होता है, उसके ऊपर कोई प्रकरण, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आप देखिए 14 तारीख कल शाहजहांपुर जनपद में रोशन लाल वर्मा के जो बूथ एजेंट बनते हैं सुधीर यादव, उनकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। उत्तर प्रदेश और अब एक जवाब आप दीजिए, जवाब ये देना है। सपा के प्रवक्ता अभी आप सुन रहे होंगे शायद, या आप देर से आए होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये बौखलाहट है, ठीक है, साजिश है। दूसरी तरफ तेज प्रताप सिंह यादव कह रहे हैं, उनका बयान मैं आपको बता दूं और कोशिश भी करूंगी कि स्क्रीन पर पढ़ भी सके आपके, उन्होंने क्या बयान दिया था। कहा कि कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, रात में जब एसपी सिंह बघेल निकले तो कुछ आवारा पशु वहां पर सड़क पर थे, उनको हटाने के लिए विवाद हुआ था। उनके लोगों ने गांव के लोगों के साथ बदतमीजी की, ना कोई गाड़ी टूटी, ना कोई हमला हुआ। जिस दिन से वो चुनाव लड़ने आए हैं वो विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं हमला हुआ, वो कह रहे हैं हमला नहीं हुआ। आखिर सच्चाई क्या है?
सब देख रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एसपी सिंह बघेल साहब का जो आपके सम्मानित चैनल पे इंटरव्यू पब्लिश हुआ है। अरे तो गाड़ियों पर हमला हुआ, गाड़ियों के शीशे टूटे कि नहीं टूटे? सपा के एक प्रवक्ता कहते हैं ये समर्थक है उनके, ये बौखलाहट है। एक कहते हमला हुआ नहीं। ये कहाँ पे माना जा सकता है कि जिनने हमला किया वो समाजवादी पार्टी के? तो ये तो हम भी नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं एक ही, अगर आप ही मतलब आपके सहयोगी पार्टी के नेता कभी कुछ कह रहे कभी कुछ कह रहे, एक बयान क्यों नहीं है उनका? नहीं, बयान भाई आप एक बार बताइए ना, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सदैव से कार्यशैली रही है फूट डालो राज करोगे नीति। आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब प्रथम चरण के चुनाव जब प्रथम चरण में मतदान होना सुनिश्चित हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम और द्वितीय चरण तक एक। अरे तो सर अगर आप 59 सीटों की बात करिए तीसरे चरण की, तो कितनी सीटें जीती थी बीजेपी ने? सेकंड नंबर पर थी सपा, 8 सीटें सिर्फ। आप सुनिए, भूलिता विचार दीजिए, आगे की सुध लीजिए। आज की डेट में इनके विनाशकारी कार्यों की वजह से इनको इनके अस्तित्व पर लग रहा है। अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या हार का डर सता रहा है? बीजेपी बार बार यही सवाल उठा रही है, इसीलिए उनके नेता पर हमले किए जा रहे हैं। देखिए हमारे नेतागणों पे भी तो हमले हुए भाई। माननीय ओम प्रकाश राजभर हमारे नेतागण नहीं है, माननीय ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भी हमला हुआ, उस पर भारतीय जनता पार्टी तो कौन है वो हमलावर? कौन है जो लोग हिंसा फैला रहे हैं चुनाव में? कौन है? कल समाजवादी पार्टी के जो बूथ एजेंट था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या इस लोकतंत्र में अपनी बात को रखना या लोकतंत्र में अपने विधायक कैंडिडेट को लड़ाना कोई पाप की बात है? ठीक है सर, अब मैं दूसरे गेस्ट के पास भी जाऊंगी क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है जनार्दन मिश्रा साहब। राजनीति में ये खेल कई दिनों से चल रहा है, लेकिन सवाल ये अखिलेश औरैया में आप कहते हैं कि ये हमारा घर है और उनके घर में ही किसी पर हमला हो जाता है और वो चुप रहते हैं, क्या मायने निकाले इसके? देखिए रजनी जी, पक्ष विपक्ष मत विभेद और एक चीज पे एका होना, उसका विरोध करना, ये लोकतंत्र के अंग है, इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। लेकिन जब ये हिंसात्मक होते हैं और इस तरह के, देखिए जब आप जो बड़े लीडर्स हैं वो इतनी उत्तेजक बातें करेंगी और उनके जो वर्कर्स हैं वो इस तरह के हिंसात्मक चीजों पर सामने आएंगे, तो किसी भी उसके बाद से उस चीज को संभाला नहीं जा सकता। अगर भाजपा के नेता पे हमला हुआ है और विपक्षी पार्टी उसको जस्टिफाई करेंगे, उसको संभालने की कोशिश करेंगे कि हमला तो हमारे साथ भी होता है, तो ये भी एक निंदनीय कार्य है। दोनों चीजों में, दोनों स्थिति में सबको मिलकर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसके पीछे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र इस चीज से कमजोर होता है। अगर जो लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि सपा की सरकार की झलक दिखेगी क्या अब तीसरे चरण में? क्या जाटलैंड से हिंसा शुरू हो जाएगी? पर अगर सपा की खामोशी जो है रजनी जी, सपा की जो खामोशी है उसका नुकसान सपा को ही उठाना पड़ेगा। अगर सपा सरकार सामने आके, सपा के जो नुमाइंदे हैं वो सामने आकर इस तरीके से अगर उस चीज की नहीं विरोध करते हैं और वो नहीं बात करते, तो इस चीज का नुकसान वहीं पे होगा। जो आपने एक बात कही, जो उनकी आपराधिक छवि बन गई है, उसी चीज को और बढ़ावा मिलेगा और जनता में भी एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली जाता है, बहुत ही तेजी से ये बात बढ़ती है कि देखिए सपा में गुंडा राज की एक मतलब मजबूती हमेशा बनी रहती है। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी साहब, इस बार चुनावी मैदान में तो आप लोग भी हैं, पिछली बार साथी थे, इसलिए मैं बार बार कह रही, साथियों का अनुभव कैसा रहा आप लोगों का? क्या इसीलिए साथ छोड़ दिया क्योंकि आपके मन में भी छवि थी, आप लोगों के बीच ये छवि थी कि ये सपाई जो कहते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं, क्या आप लोग को भी यही लग रहा था? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो जोड़ने की विचारधारा है, तोड़ने की विचारधारा नहीं है। विचारधारा से जो भी साथी जो दल है हमारे, जो विचारधारा के जैसी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरएलडी हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनके साथ गठबंधन रहता आया है और हमेशा दरवाजा खुला रहता है कि बड़े दल होने के नाते भी, एक बड़ा दिल रख के भी कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना दिल का दरवाजा भी खोल के रखती है साथ बैठ के बात करने के लिए। जहां तक बात अपराध की है, देखिए सरकार इस समय चल रही है भारतीय जनता पार्टी। सवाल भारतीय जनता पार्टी से बनता है कि अगर केंद्रीय मंत्री पर हमला हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये है पहली बात। दूसरी बात, जब ये लोग खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन पे हमला हो रहा है तो यानी पब्लिक भी इन्हें नहीं जानती है। जिन्होंने भी हमला कराया, अगर वो गांव वाले हैं
तो इनकी वहां लोकप्रियता नहीं है। ये सिर्फ मोदी लहर में लड़े थे, मोदी लहर में ये लोग जीत गए हैं। तीसरी बात ये है कि लोकल लोग थे तो उन्हें मंत्री जी या उनका जो स्टाफ है या जो उनके साथ कार्यकर्ता चल रहे होंगे, किसी ने तो उन्हें पहचाना होगा, क्योंकि ये प्रायोजित तो है नहीं। अगर प्रायोजित है तो सरकार के पास सीबीआई, ईडी है, इंटरपोल पे ये सूचना दे दे, उन लोगों को पकड़वा दे। क्या पता विदेश से हमला हुआ हो इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने विकास तो किया नहीं है। लगातार गर्मी उतार देना, 80 बनाम 20, शिमला बना दूंगा, ये सब बयानबाजी कौन कर रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो रही है। उकसा कौन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी उकसा रही है। अब इन पे मुद्दे है नहीं, भारतीय जनता पार्टी उकसाएगी तो उन्हीं पर हमला होगा। देखिए, आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, ये उसकी पर बात नहीं करते। रोजगार बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, ये उसके बारे में बात नहीं करते हैं। पानी बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने आवारा पशु का इस्तेमाल किया। मैं जितनी देर से बयान बता रही हूँ, तेज प्रताप सिंह ने भी ये कहा कि कुछ आवारा पशु सड़क पर थे। अब आपके बयान को उस बयान से जोड़ूं तो क्या मायने निकालूं फिर? देखिए, आवारा पशुओं से क्या है कि जो 2017 में ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। अच्छा, मैं खुद गांव से हूँ। अचानक से आवारा पशु आ जाते हैं, अचानक से कुछ लोग आते हैं, अचानक से कुछ लोग कहते हैं कि भाई मंत्री कुमार, और ये वही है जिन्हें हमने सांसद बनाए। ये आप भी जानते हैं ना इतिहास कि बघेल साहब कहां से आए, कहां से शुरुआत हुई, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ककेरा कहां से शुरू किया उन्होंने? नेताजी तो लाए राजनीति में। ये तमाम बातें कहां से आई सर? सब टैक्स जानते हो आदरणीय मंत्री जी, सब टैक्स जानते हो राजनीति के। अगर वो पुराने शिष्य रहे हैं उनके, तो टैक्स जानते हैं। उस टैक्स में उन्होंने कोई अपना तरकीब अड़ा ली हो, ऐसा भी हो सकता है। सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। यानी आपको साजिश की बू आ रही है। हाँ जी, अनीता अग्रवाल जी। मंत्री जी को खतरा जनता पे ये लाठी बरसाते हैं, राइफल की बटों से बरसाते हैं। आपको साजिश की बू आ रही है, आपको नहीं लग रहा है कि ये हमला? क्योंकि मंत्री जी को खतरा लगा है चुनाव में। ठीक है, रजनी जी अनीता जी को बोल देते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं इसमें समाजवादी पार्टी के तो प्रवक्ता है नहीं। अब कांग्रेस लोग इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ये खड़े वहाँ कांग्रेस अपना प्रतिनिधि नहीं खड़ा किया। ये अब अंडरस्टूड है कि हम अंदर से सब एक है, भाजपा वर्सेस ऑल है, क्योंकि इन लोगों का मकसद ये है कि हम सब, जो इनके हाथों से जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो इन्होंने सरकार चलाई थी, केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार की सरकार चलाई थी, वो इनको सबको मालूम है कि हम कैसे आज क्या हो रहा है हमारे साथ। आज तो कांग्रेस के ही नेता राजीव गांधी कहा, पहले सुन लीजिए, आपके बीच हम बोले नहीं, आपके बीच हम बोले नहीं, आपके बीच हम बोले नहीं, आपके बीच बोले नहीं। अब शांति से सुन लीजिए। आप ही के नेता राजीव गांधी कहा करते थे, यहाँ से अगर हम 1 पैसा भेजते हैं तो 10 पैसे पहुंचता, 90 पैसे बीच में गैप हो जाते हैं। आप ही के नेता के साथ हमारे नहीं, हमारा पूरा राशन घोटाला कर दिया आपकी सरकार में। चारा घोटाला हुआ है, आवारा पशुओं को जो रोज 30 रुपए मिलते थे उसको चेक कर गई सरकार। निर्माण घोटाला हुआ, शौचालय घोटाला आपकी सरकार में हुआ है। आप लोगों ने कहा 2.5 करोड़ शौचालय बने, जहाँ चीजों 1 करोड़ शौचालय बने, 1 करोड़ शौचालय का घोटाला हुआ आपकी सरकार में। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। अरे अभी सुनना ही नहीं चाहेंगे। इनसे पूछिए, इनके 2 नेता इस समय, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जमानत पे 12, कौन से केस की जमानत पे 12, इनको अच्छे से पता होगा, अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, ये जनता तय करेगी। अनीता अग्रवाल जी, अंकुर सक्सेना कुछ कहना चाहते हैं। अंकुर जी बोलिए। सबसे बड़ी बात एक बात लेकिन जरूर बताइएगा, ये सपा के लोग बच क्यों रहे हैं? बहुत कम बयान आए हैं अभी तक, और यहाँ चैनल में भी नहीं आ रहे। असल में इनको पता है कि हम लोग अंकुर जी बोलिए किया, इसीलिए लोग बच रहे हैं। उसलिए आज इनको मालूम है कि अखिलेश जी वहां से हार रहे हैं, बघेल साहब से हम हार, तो इन लोग को कुछ ना कुछ ऐसा करना है ना, इसमें इनकी अपनी सीट बचानी मुश्किल है। ये लोग और ये इनको फेस कर रहे हैं। ये लोग इस समय कांग्रेस और आरएलडी सपा का मोर्चा संभाले बैठी है। सपा तो सामने आ गया, अंकुर सक्सेना साहब ये बैक से पुश क्यों कर रहे हैं आपको? सपा के लोग खुद फ्रंट में क्यों नहीं आ रहे हैं? अनीता जी, उनकी हिम्मत होगी तो आएंगे ना। अनीता जी ठीक है, मैं आरएलडी के प्रवक्ता से जवाब चाहती हूँ ना मैम, उनको बोलने दीजिए ना। आप रुक जाइए थोड़ा सा। अब बताइए अंकुर जी, ये आपको पुश क्यों कर रहे हैं सपा के लोग? वो क्यों सामने नहीं आ पा रहे, क्यों बच रहे हैं? देखिए अनीता जी और रजनी जी, मैं अनीता जी ने अभी कहा ना कि 1 पैसा ऊपर 1 रुपए चलता था और 10 पैसे नीचे आते थे। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में आप ही का डिपार्टमेंट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी
कार्यालय के द्वारा एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बात कही गई 50% किसान जो है वो कर्ज में डूबे हैं और हर दूसरे किसान के ऊपर 74,121 रुपए का कर्ज है आज की डेट में। अंकुर सक्सेना साहब, आप किसानों की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके जो लीडर है किसानों के लीडर है। ठीक है सर, आज किसान नहीं, आज उन जनता की बात करनी है जिनके लिए नेता आगे आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके ही क्षेत्र में ये हिंसा हो रही है, क्या मैसेज आप लोगों के लिए जाएगा? रजनी जी, लोकतंत्र में मैंने अपनी बात की शुरुआत में बात कही कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा का राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन पूर्ण रूप से विरोध करता है। असर तो पड़ेगा ना, आप किसी के साथी हैं तो छवि तो आपकी भी वैसी बनेगी ना। सुनिए मेरी बात तो रजनी जी, आप एक बात तो महसूस कीजिए ना, हम लोग खुद चाहते हैं कि निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो इसकी। मैं तो चाहता हूँ हाईकोर्ट के वर्तमान किसी जस्टिस की बीजेपी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलता है, वो शिकायत करता है। आप लोगों ने इस हिंसा से बचने के लिए कोई कदम उठाया या नहीं उठाया? ये सवाल का जवाब लूंगी मैं ब्रेक के बाद, आप ढूंढ के रखिएगा। मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। तीसरे चरण का रण है और हिंसा अभी से नजर आने लगी है। करहल में जो कुछ हुआ उसके बाद सवाल ये कि आखिर क्या यादव लैंड से हिंसा की शुरुआत होगी और क्या सपा सरकार की झलक दिखने लगी है? जनता बहुत अच्छे से सबको जानती है, जनता तय करेगी कि क्या होगा। लेकिन अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, जो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, उन्हीं के पास सीधे लेकर चलते हैं। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुई हैं बीजेपी की, अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और अंकुर सक्सेना जो कि प्रवक्ता आरएलडी के वो जुड़े हुए हैं, सहयोगी हैं ये सपा के। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। सपा का बहुत देर से इंतजार हो रहा था, बार बार सवाल ये उठ रहा था कि सपा के जो प्रवक्ता है पीछे क्यों हट रहा है। सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद कुमार जी। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कुछ ट्वीट जो हम आपको बता रहे हैं ये वो ट्वीट हैं जो बहुत कुछ सवाल उठाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने भी सवाल उठाया, वहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले आरएलडी के अंकुर सक्सेना जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। आपने क्या किया? बीजेपी डेलीगेशन से मिली, उन्होंने कहा इस हिंसा ना हो चुनाव में, इसके लिए निगरानी हो, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, अपराधियों को अंदर किया जाए। आप लोगों ने क्या कदम उठाया? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए हमारे समाजवादी पार्टी गठबंधन में हमारे चलिए अंकुर जी पार्टी और राष्ट्रीय जी आवाज आ रही है आपको? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी रजनी जी, देखिए हमारे गठबंधन की तरफ से पहले ही चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सर्वप्रथम ये बात कही गई थी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोस्टिंग की गई है उनका तत्काल ट्रांसफर किया जाए। क्या आज की डेट में वो ट्रांसफर किया गया? उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी आज की डेट में चुनाव आयोग की है। अब और उत्तर प्रदेश में एक मिनट अनिता जी रुक जाइए ना थोड़ा सा, मैडम आपकी बारी आएगी। अंकुर सक्सेना जी बताइए, अभी से आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, कल के दिन जब नतीजे आएंगे और आपके पक्ष में जाएंगे तब? रजनी जी बड़े दुख के साथ मुझे आपकी एक बात पे, दो चीजों पे बड़ी तेज आपत्ति करनी पड़ रही है। बिल्कुल बोलिए। पहली आपत्ति इस बात पर करनी पड़ रही है, आप लगातार एक शब्द का प्रयोग कर रही है, यादव लैंड। पहली बात, यादव लैंड नहीं है, उत्तर प्रदेश का एक भूभाग है, इटावा मैनपुरी एक जिले का नाम है। यादवों का दबदबा नहीं है सर वहां पर। आप सुनिए, दबदबा होने से कोई क्षेत्र किसी नाम विशेष पे प्रभावित नहीं हो सकता। दूसरी बात, ठीक है, हम आपसे बहस नहीं करेंगे सर, उत्तर प्रदेश के आप हमें जवाब दे दीजिए, हम आपसे बहस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारा इधर उधर जाएगा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव को कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में और लोक प्रशासन और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बिल्कुल। जब चुनाव आयोग से ये बात हम लोगों ने पहले ही लिखित रूप से ये बात कही थी कि यहाँ पर जो अधिकारी पोस्टेड है, तो एसपी डीएम जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोस्टिंग की गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करेंगे। तो आज की डेट में अगर हो रहा है, तो अगर एसपी सिंह बघेल साहब के ऊपर हमला हो रहा है तो वो उनके किसके इशारे पे किया गया? ये चुनाव आयोग। अंकुर जी सवाल सुनिए ना, आप कह रहे हैं आपकी सुन नहीं रहा चुनाव आयोग, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, सीधे शब्दों में कह दे तो। अब आप ये बताइए, चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है, या ये आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा 10 मार्च को और आपके पक्ष में जाएगा, जब साइकिल दौड़ेगी, तो क्या यही शब्द आपके साथ होंगे? उस वक्त ईवीएम ना खराब होगी, उस वक्त क्यों आप लोग ऐसा करते हैं सर? रजनी जी, कोई हम लोगों ने एक बात नहीं कही है। आज की डेट में अगर हम ये बात कहते हैं कि चुनाव आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की है, तो इसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमारा संवैधानिक अधिकार है।
कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव है। दूसरी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर जो डीएम, एसपी या अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण पोस्टेड है, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की तो है। तो अगर ऐसी स्थिति में माननीय एसपी सिंह बघेल साहब के ऊपर हमला हुआ, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, तो उन अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है, वहां से भी कार्रवाई होगी जो होती है, कानून व्यवस्था भी अपनी है। देखिए अंकुर जी, मैंने पहले क्या सवाल किया, मैंने कानून व्यवस्था का सवाल किया था कि नहीं किया था कि हाईकोर्ट के वर्तमान जस्टिस के माध्यम से जांच हो। ठीक है, मैं कानून व्यवस्था की बात पहले कर चुकी हूँ, शायद आप थोड़ा सा लेट जुड़े होंगे। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए, आपके सहयोगी है, बहुत देर से इंतजार चल रहा था। सपा के नेता अरविंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी धन्यवाद। सपा पर लगातार हमले हो रहे हैं, कई ट्वीट हम दिखा रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी कह रहे हैं और कई बयान भी हमने सुना है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी आप लोगों के लिए कि सपा के प्रत्याशी अखिलेश हार की कगार पर खड़े हैं, इसीलिए ये उनकी बौखलाहट है जो हमला हुआ बघेल पर। कोई सफाई? मैडम ऐसा है कि करहल विधानसभा बहुत वीआईपी विधानसभा हो गई है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब से घोषणा हुई है और उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, वहां पर मुस्लिम ओबीसी वोटों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस सीट को विवादित बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका कोई उपाय नहीं है। ये दलितों को और ओबीसी समाज के नेताओं को, आदरणीय श्री एसपी सिंह बघेल को आगे करके और ओबीसी समाज के वोटों का पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन पर जो भी जैसे भी हमला हुआ हो, जो भी हुआ हो, मैंने परसों का इनका वीडियो देखा था। एक सकरी गली में ये मीटिंग कर रहे थे, जब इनसे कहा गया कि वहां जो है रोड जाम हो रहा है, तो इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। भाई केंद्रीय मंत्री हैं आप, बड़े नेता हैं, संसदीय शब्दों का चयन करें, स्वच्छता की राजनीति करें। और अभी हमारे ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर हमला हुआ, वहां वकीलों के वेश में सैकड़ों लोग थे जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और यहाँ तक उनके गिरेबान को भी पकड़ लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। आदरणीय योगी जी की सरकार में हमेशा दलितों को और ओबीसी को शिकार बनाने की कोशिश की जाती है, इनके माध्यम से गलत काम करवाए जाते हैं, यहाँ तक दंगे फसाद में इनका यूज किया जाता है। लेकिन आपके माध्यम और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वो समय निकल गया है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है जिन लोगों के साथ इन्होंने पक्षपूर्ण रवैया अपनाया, जिन लोगों की 18-19 हजार वैकेंसी ओबीसी की खा गए, जिन दलितों की 4,000 वैकेंसी खा गई है, आज वो बेताब है वोट के माध्यम से जवाब देने के लिए। ठीक है, आज वो बेताब है। अरविंद कुमार जी बहुत देर से सवाल का इंतजार कर रही थी, मैं वो सवाल कर लेती हूँ, फिर अनीता जी को बोलने का मौका दूंगी। सवाल ये बघेल साहब ने कहा, ये बताइए अखिलेश यादव जब नामांकन के लिए गए थे तब बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारे। सर सुन लीजिएगा थोड़ा सा, जब अखिलेश यादव नामांकन करने गए तब तक बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने क्या कहा था? ये कहा था कि ये सीट तो हमारी जीती हुई है, हमारे परिवार के लोग लड़ रहे हैं, हमारा घर है, ये हमारे समर्थक लड़ रहे हैं। फिर जब एसपी सिंह बघेल का नाम सामने आया तो उन्होंने वो बार बार चुनाव के लिए जा रहे, तो बघेल साहब इस पर भी सवाल उठा रहे, फिर हमला हो गया, जबकि उन्होंने कहा मैं यहाँ तभी आऊंगा जब ये सीट जीत जाऊंगा। ऐसा क्यों सर? मैडम इस देश का मैं अन्याय बता रहा हूँ। बघेल समाज गड़िया समाज से आते हैं, पाल समाज से आते हैं। रामशंकर कठेरिया आगरा से सांसद थे, उनकी सीट मुझे नहीं चाहिए, धनगर का मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो फिर इतिहास में जाऊंगी तो याद आ जाएगा कि बघेल साहब सभा में थे, हमारे देश में मुलायम सिंह यादव लेकर आए थे, फिर यहाँ पर ये शुरुआत हो जाए। सर मैं उस पर नहीं जाऊंगी, सवाल का जवाब दीजिए। नामांकन के लिए अखिलेश गए, उन्होंने कहा ये सीट तो मैं जीत चुका हूँ, मेरे परिवार के और समर्थक लड़ रहे हैं, मैं जब जीत जाऊंगा तब आऊंगा, यानी 10 मार्च को। उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी होती है जहां पर लोकल अपने नेताओं का प्रभाव होता है। हम कह रहे कुछ सीटें होगी, योगी जी का भी प्रभाव होगा, हाँ एसपी सिंह का प्रभाव होगा, लेकिन करैल सीट एक ऐसी है जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी, तो अखिलेश जी ने यही कहा आपके अनुसार वहाँ बेताब जीत होने जा रही है। और तो वो यही तो मैं कह रही हूँ, वो कहते हैं कि अब मैं जब जीत जाऊंगा तब आऊंगा क्योंकि ये जीती सीट है, फिर अब वो बार बार जा रहे हैं। क्या उन्हें हार का डर सता रहा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं उन्होंने कहा है कि जब जीत जाएंगे तब आएंगे। उनके देखिए उत्तर प्रदेश से करैल सीट के आसपास की कम से कम 50 सीटें हैं
मैनपुरी से 4 में से 3 सीटें सपा ने जीती थी और एक बीजेपी ने जीती थी। सर मैं आपको बहुत वक्त दे चुकी हूँ, अब मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास जाती हूँ। अनीता जी आऊंगी मैं आपके पास। तो मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता, यूथ कांग और जो नौजवान और किसानों की भावनाओं को मतलब आपके नेता जो कहते हैं आप उसे डिनाई कर देते हैं, मानते ही नहीं कि आपके नेता ने कहा था। ठीक है, 15 करोड़ देने का वादा किया। ठीक है सर, आपकी बात पूरी हो गई, मैंने बहुत वक्त दिया, आप लेट आए थे। अब वरिष्ठ पत्रकार का थोड़ा सा रुक जाइए सर। लेकिन इनका 5 साल इंतजार किया सर को उत्तर प्रदेश की जनता तड़पी। सर कुछ दिन और इंतजार करिए, 10 मार्च को पता चल जाएगा क्या है, थोड़ा सा और इंतजार, थोड़ा सा चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। बिल्कुल वोटों की स्पीड बता रही है। ठीक है, ठीक है, जनता के मन में ठीक है, ठीक है, पता चलेगा कि हार का डर किसे है, बौखलाहट किसके अंदर है, जनता तय करेगी पहले तो तीसरे चरण में, उसके बाद नतीजे आएंगे। अब आप सुनिए सर, सुनिए अरविंद कुमार जी, सुन लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार के पास में जा रही हूँ। जनार्दन मिश्रा साहब, आपसे मेरा सवाल ये, जो बात स्वतंत्र देव सिंह ने भी अपने ट्वीट में कही कि चुनाव में जीत जनता के आशीर्वाद के बल पर मिलती है, गुंडों के आतंक के बल पर नहीं मिलती है, क्या अब जनता जवाब देगी तीसरे चरण के रण में? आपके और आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वतंत्र देव सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि जब 19,000 वैकेंसी 18,901। अरे सर अरविंद कुमार जी, बात पूरी हो गई ना, थोड़ा सा वरिष्ठ पत्रकार से पूछने दीजिए ना मुझे। देखिए अब आप चीखेंगे चिल्लाएंगे, जो मुद्दे पे मैं बोल रही हूँ फिर आप नहीं बोल। और जी सुनिए मैडम, सुनिए, चलिए डाउन करिए और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जनार्दन जी बात करेंगे। हाँ जनार्दन जी, जनता के आशीर्वाद के बल पर जीत मिलती है ना कि गुंडों के आतंक के बल पर। हाँ, कि जो भी घटना हुई वो बड़ी गलत घटना थी और उसको हर तरीके से डिफेंड करने का, हर तरीके से उसको एक तरीके से मतलब अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आवारा पशुओं को जोड़ा जा रहा है, जातिगत समीकरण बताए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात अधिकारियों के ऊपर थोपा जा रहा है। लेकिन किसी भी सुर में ये सभी को बोलना चाहिए कि ये चीज गलत हुई है, उतनी चीज सामने नहीं आ रही है और उसको कहां से कहां घुमाने की बात करी जा रही। देखिए जनता ही डिसाइड करती है कि कौन ताज बैठेगा, कौन कुर्सी पे बैठेगा। लेकिन अगर कहीं किसी का प्रभाव है या कहीं किसी की लोकप्रियता नहीं है तो क्या वहां पर दूसरी पार्टी का लोग नहीं जाना चाहिए? क्या वहां पर अगर अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे घर की सीट है तो घोषित कर दें कि वहां पर चुनाव ही नहीं होगा? अगर इस तरह की हिंसा की बात होती है और हिंसा के उसको फिर उसको डिफेंड किया जाता है, उसको बात किया, तो ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि जो आपने शुरुआत में कहा ये छवि खराब करने का कार्य करता है और सिर्फ छवि सपा की नहीं खराब होती, ये उत्तर प्रदेश की जनता की भी छवि खराब होती है। कुछ कहेंगे अरविंद जी या मैं अनीता जी के पास जाऊं? जी देखिए, मैं बहुत ज्यादा साफ तरीके से उनकी बात नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2017 के बाद जब योगी जी उत्तर प्रदेश की सरकार में आए, ये लगातार बुलडोजर की धमकी दे रही है। अरे सर मैं सवाल दोहरा देती हूँ, सवाल सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि उनके घर की सीट है और आज औरैया में भी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा घर है, अपना घर है, आपके घर में कोई आता है तो इस तरीके से होगा। सुनो, वो इटावा मैनपुरी से आते हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पूरा परिवार है वहाँ। सिर्फ मैनपुरी में नहीं, मैं आप गोरखपुर चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, गोरखपुर जा रहे हैं, आप योगी के गढ़ में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ मत जाइए, मैं जा रही हूँ फिर बीजेपी के पास, अनीता जी के पास जा रही हूँ। ठीक है, आप इधर उधर जाएंगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अनीता अग्रवाल जी, आपकी पार्टी ने 2017 में 59 में से 49 सीटें जीती थी, सपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। ठीक है, 2012 में तो उन्होंने सरकार भी बनाई थी, 325 क्या वो आप दोहरा पाएंगे? एसपी बघेल को उतारा है आपने, अखिलेश के घर में उन्हें घेरने की तैयारी जो की है। 113 सीटों में 100 सीटें आने जा रही हैं मैडम जी, और 10 मार्च को आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी सरकार बना रहे हैं। इनको ये बखलाए हुए बोलने का मौका नहीं देंगे, खुद ही बोलते रहेंगे। एक तो आएंगे नहीं, आएंगे तो फिर ऐसे भाषण देंगे, ये भाषण देंगे। अनीता जी बात रखिए अपनी। अरे इनको चुप तो कराइए, इनको चुप तो कराइए। महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? मैडम बिल्कुल करते हैं। अब बात वहीं पर आ गई महिलाओं पर, फिर सम्मान करिए और बात करने दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, बहुत बोल लिया आपने।
और अरविंद जी बहुत कुछ बोल लिया, हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। अरे अरविंद कुमार जी ठीक है अब आपके घर के लोग फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीजें हो जाएगी, थोड़ा सम्मान करिए ठीक है। आपके घर में कितना सम्मान होता है, क्यों आपके जो है लोग वहां पर जा रहे हैं, आप थोड़ा रुक जाइए। अनिता जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से वो वेट कर रही थी। पूरा बीजेपी के लोग आ गए अभी तो। देखिए अरविंद जी, आपके परिवार कुनबे के लोग चलेगा कि नहीं चलेगा? अब अनिता जी को थोड़ा सा महिलाओं का सम्मान करिए, बोलने दीजिए उनको थोड़ा सा। अगर चले गए कोई दिक्कत नहीं। अरे अरविंद जी शांत हो जाइए। और हमारी अरे अरविंद जी सुन लीजिए, पार्टी में भी विकसित करेंगे। अरे भाषण जाके मंच में दीजिएगा। अनिता जी को बोला दीजिए। देखिए अरविंद जी जब से आए तब से बराबर बोल रहे हैं, लोग सुन तो किसी की रहे नहीं है, वो खिलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि भैया हम अब हार है तो अभी अपनी बातें कर ले, बाद में तो हमें बात करने को मिलेगा नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबको मालूम है कि इस समय अखिलेश की सीट भी संकट में आ चुकी है, क्योंकि बघेल साहब के आने के बाद, उससे पहले ये बहुत कॉन्फिडेंस में थे कि भैया हमारा गढ़ है, हम तो जीते हुए हैं, लेकिन जब से बघेल जी आए हैं तब से ये लोग बौखला गए हैं। और सबसे बड़ी बात है जनता अच्छे से निर्णय कर चुकी है कि हमें किसको आगे लाना है। या तो हमें ये समाजवादी कम है, परिवारवादी ज्यादा है, ये सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात है ये इनमें हर एक कार्यकर्ता इनकी गुंडागर्दी की बात ज्यादा करते हैं और दूसरी बात कम करते हैं, क्योंकि इनके नारे याद करिए, क्या नारे देते थे, खुली दुकान हमारी, बंद दुकान आपकी, खाली प्लाट हमारा बाकी आपका। और ये जो हल्ला बोल ये लोग करते थे, मायावती साहब ने समझौता है, क्या मायावती ने कहा गुंडों की पार्टी है। तो इस तरह से जब इन लोग को मालूम है तो आज ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए इनको कम से कम सोचना चाहिए कि जनता का विश्वास किस पे है। जब हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन आप जो है नहीं, सुन लीजिए, आप अपराधियों को संरक्षण देने वाले, आतंकवादियों के पक्ष में गोलियां, कार सेवकों पे गोलियां चलाने वाले लोग हैं। राम को नहीं कार सेवकों पे गोलियां चलाने का काम करते हैं आप लोग, उसके बाद आप ऐसी बातें करते हैं। राम को आप मानते नहीं है। और देखिए आप देखिए प्रजापति जैसे आप ये प्रयोग करते हैं, अनिता जी आप अपनी बातों को दोहराएंगे तो कैसे चलेगा? छवि कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा भी है और छवि नेताओं की भी खराब, पार्टी की भी हो रही है। अब मैं जाना चाहूंगी आरएलडी के पास, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे थे। जी सर, अंकुर सक्सेना जी बोलिए। आपके सहयोगी देखिए, एक तो आते लेट हैं और आते हैं तो फिर बोलने नहीं देते आपको। ऐसा सीटों को लेकर तो नहीं था ना? किसानों को नोट से भिजवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आज ये बात को कह रहे हैं? आजम का रजनी जी देखिए, अगर मैं बोलूंगा तो फिर आप मात्र शक्ति का सम्मान नहीं करता हूँ, इसलिए ठीक है। इसमें दो आवाजें आ रही हैं अंकुर सक्सेना, दो आवाज हैं, एक आपके सहयोगी सपा की ही है, वो थोड़े से चुप हो जाए। अनिता जी को मैं करवाऊंगी, ठीक है? जी बोल रहा हूँ मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा था कि देखिए अभी आपके वरिष्ठ पत्रकार महोदय की मैंने बात सुनी, शायद उनने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन हर तरीके की राजनीति में, लोकतंत्र में किसी भी तरीके के घृणात्मक बयान की एवं किसी भी तरीके के हमले की घोर निंदा करता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया इस बात के लिए आश्वस्त करती हैं या इस बात के लिए खेद व्यक्त करेंगी कि कल शाहजहांपुर में रोशन लाल वर्मा समाजवादी पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी थे, उनके जो बूथ एजेंट सुधीर यादव की हत्या हुई है, तो उस पर उनका क्या स्टंट है? क्या वो स्टेटमेंट देंगी कि इसके लिए उनने एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट ने दुख व्यक्त किया? माननीय ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जो हमला हुआ, क्या उसके ऊपर कोई डिबेट, हम लोग डिबेट में चर्चा की विषय वस्तु बन सका? कम से कम इनको उस चीज की भी निंदा करनी चाहिए। मैं निंदा करता हूं, मैं माननीय एसपी सिंह बघेल के ऊपर हुए हमले की भी निंदा करता हूं, मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर के लिए ऊपर हुए हमले की भी निंदा करता हूं, और मैं माननीय सुधीर यादव जिनकी कल हत्या हुई है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों की पोस्टिंग है, उनकी राज्यसभा सांसद गीता शाक्या के ऊपर हमला हुआ, उनको क्यों छोड़ दिया आपने? क्योंकि वो बीजेपी से है। नहीं आप एक बात बताइए, लोकतंत्र में हमले बार बार वही क्यों हो रहे हैं मैनपुरी में?
और बीजेपी के लोगों के ऊपर ही क्यों हो रहे हैं? शाहजहांपुर में हुआ है, हमला वाराणसी में हुआ है। आपको शाहजहांपुर और वाराणसी के हमले किसी को नजर नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? शाहजहांपुर और वाराणसी, शाहजहांपुर में जवाब ले लीजिए आप अनीता अग्रवाल जी से, लेकिन आप जवाब दीजिए ना। मैनपुरी में ही गीता शाक्या के ऊपर, राज्यसभा से उनके ऊपर हमला होता है, आप आपके घर की जब बात आती है तो जवाब नहीं देते बनता है। आप एक बार बताइए ना, हमारे समाज ले लीजिए ना जवाब, हमारा नहीं है, जवाब ले लीजिए ना तो अनीता अग्रवाल जी से। अनीता जी को मैं जवाब दे रहा हूँ, आप कह रहे हो घर में हमला है तो लोग, अरे अनीता जी मैं तो आपको सुन रहा हूँ, आप बड़ी सम्मानित हैं, आप दीजिए अनीता जी जवाब दे दीजिए। बहुत देर से वो कई नेताओं के नाम के, आखिर कानून व्यवस्था में समान क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अंकुर जी को मैं बताना चाहती हूँ, हमला किसी पे भी हो, कहीं भी हो, वो निंदनीय ही होता है, चाहे वो भाजपा वाले पे हो चाहे किसी पे हो। उसका कोई भी सराहना नहीं करता कि बहुत अच्छा हुआ। इस बात को आप कह रहे हैं अगर किसी पे भी हमला होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी के व्यक्ति पे हो, वो गलत है तो गलत है, गलत को गलत कहना हमें आता है। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो आप उनकी गाड़ियों तोड़ी गई है, उनपे हमला हुआ है, क्या उसके लिए आप दोनों नेताओं के बीच बहुत देर से अभिमन्यु त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगी जी। वो भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टिंग की थी चुनाव आयोग के ऑब्जर्वेशन में आपकी डेट में। और सबसे पहले आप अधिकारियों पे जो उंगलियां उठा रहे हैं, अधिकारी जो अधिकारियों पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, वो जिसकी सरकार में उसका काम प्रशासनिक होते हैं, वो अधिकारी किसी पार्टी के होते हैं। अभिमन्यु त्यागी साहब आप जल्दी से बात कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ठीक है। किसकी है? उत्तर प्रदेश में आपके केंद्रीय राज्य मंत्री आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जवाबदेही थी, उन्हीं ने अधिकारियों को पोस्टिंग वो सवाल उठाया मैंने सबसे पहले कानून व्यवस्था का। बघेल साहब के ऊपर हुआ हमला कहीं ना कहीं बघेल, अब सुरक्षा बढ़ाई गई है, अब जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, ये सुरक्षा पहले मिलनी चाहिए थी। ठीक है सर, हो गया। आम जनमानस का क्या होगा? अब अभिमन्यु त्यागी जी को भी बोल लेने देते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु जी। आ रही है, आपको नहीं आ रही आवाज? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? जी सर बात रखिए। हम कह रहे लोकतंत्र में हेट स्पीच और वोलेंस का कहीं कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, और ये निंदनीय है। जहां तक बघेल जी पर हमले की बात है तो फिर ये बात क्यों नहीं ध्यान रहती है? तो हमले की बात है, जहां तक उसके बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही सही तौर पर बता सकते हैं, लेकिन हमारा स्पष्ट मत है कि केंद्रीय मंत्री से लेकर बूथ एजेंट और वोटर तक पे जो अन्याय सत्ता पक्ष के द्वारा हुआ हो या विपक्ष के द्वारा, वो सभी निंदनीय है। ये नहीं कि सिर्फ मंत्री जी पे हमला हुआ है तो निंदनीय है, किसी राज्यसभा लोकसभा सांसद पे हुआ है तो निंदनीय है। देखिए किस तरह से हमारे राजद के प्रवक्ता बता रहे थे, हत्या हो गई बूथ एजेंट की, वो निंदनीय है। मेरठ में दलित समाज के एक लड़के पर संगीत सोम जो विधायक है, उन्होंने मारपीटाई करी, वो एक ही बात को अगर हम दोहराएंगे तो कैसे होगा? अब आपसे मेरा सवाल यही, क्या जनता अब वोटिंग होगी जब तीसरे चरण के लिए, क्या अब उसे समझाना नहीं चाहिए नेताओं को अपनी भाषा में बटन दबाकर कि ये हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? करने चाहिए ऐसे नेता जो हिंसा की बात करते हैं, जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, जो 80 बनाम 20 की बात करते हैं, जो कब्रिस्तान याद दिलाते हैं जिस समय विकास की बात होती हो। ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए। जो अली बाहुबली बजरंगबली पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो गर्मी निकाल दूंगा शिमला बना दूंगा के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को जनता को नकार ही देना चाहिए। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? वो बदमाशों की गर्मी निकालने की बात करते हैं, उनको मिर्ची क्यों लग रही है? अली बाहुबली बजरंगबली क्या 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 है? फिर आप बताएं कब्रिस्तान क्या है? ये चुनाव लड़ रहे थे, बताइए आप क्या ये मुद्दे हैं क्या चुनाव के? शिमला बना देता हूँ मैं तो मई जून में, तो इसका मतलब आपकी बात हमें इसी की जरूरत नहीं पड़ेगी गर्मियों में। शिमला का अनुभव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। लोग क्यों जाएंगे? लोग कश्मीर क्यों जाए? इससे अच्छा उत्तर प्रदेश में आएंगे घूमने, टूरिज्म भी बढ़ेगा। योगी जी के राज में टूरिज्म बढ़ेगा, इसका मतलब मई जून में शिमला बना देते हैं आप लोग। तो अरे आप डराने के लिए बैठे हुए, क्या गली के गुंडे जैसी बयानबाजी होनी चाहिए? ये बघेल के ऊपर जब हमला हुआ तो बार बार ये भी कहा गया कि ये घर में क्यों किए अखिलेश के, उनको घेरने के लिए, इसीलिए बौखलाहट है, इंदिरा जैसा हाल होगा या फिर राहुल गांधी का जैसे अमेठी में हुआ था वैसा हाल होगा। क्या वो स्थिति आ रही है? देखिए मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जो हमला हुआ है
उसका रिजल्ट आ चुका है। ओवैसी जी के ऊपर हमला हुआ, लोकसभा में जेपी नड्डा साहब ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा हम तो तुम्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा देना चाहते हैं। अब आपने बोला उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। हमले क्यों होते हैं? ये सुरक्षा लेने के हमले होते हैं। आगरा में कुछ इनके कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी नारे लगाए और जब वो उस पर जांच हुई तो इनके कार्यकर्ता पकड़े गए। गाजियाबाद में चलिए ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है, और जनता बखूबी समझती है। इसीलिए जनता तीसरे चरण के रण में योगदान निभाएगी और बटन जरूर दबाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बहरहाल तीसरे चरण में होगा रण, लेकिन सवाल यही कि सपा सरकार की झलक दिखाई देगी, ये जनता को सोचना है कि वो क्या चाहती है। बहरहाल देखते रहिए इंडिया वॉइस, खबरें आगे जारी रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।